चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी क्लास। और आज हम बुक नंबर 10 के टेस्ट नंबर 3 पर हैं। राइटिंग और स्पीकिंग मेजर हमारे रहने वाले हैं। सो टेस्ट नंबर 3 का टास्क 1 है आपका सामने स्क्रीन पर आपके। यहाँ पर यू हैव बीन गिवन 2 बार ग्राफ्स और ये बार ग्राफ जो है वो वर्टिकल बार ग्राफ आपको मिले हैं। सबसे पहले हम इनका जो है स्टेटमेंट देखते हैं कि बार ग्राफ में अपने को दिया क्या है, बार ग्राफ जो है वो किस चीज के बारे में है। तो जतिन जी एक बार आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे कि ग्राफ किस चीज को लेकर है। Yes, sir. The charts below show what UK graduate and postgraduate students who did not go into full-time work did after leaving college in 2008. जी, इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेजुएशन के बाद और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीलिब और बीबीए, बीसीए, इनके बाद जो यूके है, यूके में बच्चों ने क्या क्या किया और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बच्चों ने क्या किया। तो एक डेटा है बार ग्राफ का ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स का, एक डेटा है बार ग्राफ में पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स का 2008। ईयर जो है यहाँ पर इन्होंने लिया है 2008। और अब हम थोड़ा सा ग्राफ को जूम करके ग्राफ पे फोकस करते हैं। पहला जो दोस्तों बार ग्राफ है आपके सामने वो 2008 का है। जो बच्चे फुल टाइम वर्क पर नहीं गए उनको छोड़कर, जो फुल टाइम वर्क पर गए हैं उनको छोड़कर बाकी क्या क्या रास्ते बच्चों ने अपनाए हैं। जैसे पार्ट टाइम वर्क का है, वॉलंटरी वर्क का है, फर्दर उन्होंने पढ़ाई अपनी, जैसे जो बैचलर थे वो मास्टर्स में चले गए, जो मास्टर्स थे वो पीएचडी में एनरोल हो गए, वो फर्दर स्टडी की स्लैब है आपकी। और अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है दे वर जॉबलेस, उनके पास कोई काम नहीं था। ये फुल टाइम वर्क को इन्होंने कैटेगरी को अलग रखा है। तो 4 तरह के आपको डेटाबेस मिले हैं बैचलर डिग्री के बच्चों के, जो बैचलर खत्म होने के बाद उन्होंने किया। और 4 ही तरह के डेटाबेस मिले हैं आपको जो पोस्ट ग्रेजुएशन के मास्टर डिग्री करने के बाद बच्चे हैं यूके के अंदर। तो आप जब भी किसी राइटिंग टास्क वन का इंट्रोडक्शन लिखते हो, कुछ एक चीजें आपको चाहिए होती हैं। पहला, डेटा किस चीज में है, डेटा बार ग्राफ की फॉर्म में है। डेटा किनका है, डेटा आपके पास स्टूडेंट्स का है जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। डेटा कहाँ का है, डेटा यूके का है। डेटा कब का है, डेटा 2008 का है। और डेटा को रिप्रेजेंट कैसे किया, डेटा को रिप्रेजेंट किया थाउजेंड्स में। आप देखेंगे नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थाउजेंड्स में है, नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है वो थाउजेंड में तो ना होकर हंड्रेड्स में है डेटा, जैसे 500, 1000, 1500 इस फॉर्म में, पर नंबर्स की फॉर्म में डेटा है। आप परसेंटेज की फॉर्म में डेटा नहीं है, किलोमीटर्स की फॉर्म में डेटा नहीं है। तो इंट्रोडक्शन जो आपका बनेगा वो आपको जो इसने स्टेटमेंट दे रखी है इसको पैराफ्रेज करके बनेगा। द चार्ट्स बिलो की जगह आप आ जाएंगे द पेयर ऑफ वर्टिकल बार ग्राफ। द पेयर ऑफ वर्टिकल बार ग्राफ इलस्ट्रेट्स व्हाट यूके ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। यहाँ पे ग्रेजुएट की जगह बैचलर डिग्री होल्डर्स आ सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट की जगह मास्टर डिग्री होल्डर्स आ सकता है। और हु डिड नॉट गो इनटू फुल टाइम वर्क, मतलब फुल टाइम वर्क को छोड़ के बाकी 4 स्लैब इसने दी है। और आफ्टर लिविंग कॉलेज की जगह आप लिख सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग कॉलेज, आफ्टर फिनिशिंग कॉलेज, या कॉलेज स्टडीज भी आ सकती हैं। इन द ईयर 2008 भी आप इसमें लिख सकते हैं। और फिर आप एक लाइन इसमें ऐड कर सकते हैं ऑल द डेटा, या फिर आप लिख सकते हैं इन द फर्स्ट बार ग्राफ द डेटा हैज बीन टेकन, या दोनों ही में बेसिकली नंबर ऑफ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में लिया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में डेटा लिया तो आप लिख सकते हैं ऑल द डेटा हैज बीन टेकन इनटू इन फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और उसके बाद जब आप लिखेंगे दोस्तों इसका ओवरऑल, ओवरऑल में अब देखिए आप एक चीज बिल्कुल आपके सामने क्लियर है कि जो आपके ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट ने 2008 में अपनी बैचलर डिग्री करने के बाद सबसे ज्यादा जो रास्ता अडॉप्ट किया है, जिस रास्ते पर वो चले हैं, वो रास्ता है फर्दर स्टडी का। आप देख पा रहे होंगे ग्राफ में बिल्कुल आउटस्टैंडिंगली इट इज क्लियर। मैक्सिमम ग्रेजुएट्स गए फर्दर स्टडी की तरफ, मिनिमम ग्रेजुएट गए वॉलंटरी वर्क की तरफ। जबकि पोस्ट ग्रेजुएट के केस में, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट के केस में इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे, वाइल इन केस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। तो यहां पर ओवरऑल क्या निकल कर आ रहा है,
यहाँ पे निकल कर आ रहा है कि फर्दर स्टडी का ही रास्ता इन्होंने भी सबसे ज्यादा अडॉप्ट किया है और वॉलंटरी वर्क में ये भी सबसे कम रहे हैं। यानी आप चाहो तो इसी चीज को हाईलाइट कर दो कि चाहे ग्रेजुएट्स हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएट्स हो, यूके में इन्होंने सबसे ज्यादा अडॉप्ट किया है या चूज किया है फर्दर स्टडी को, सबसे कम किया वॉलंटरी वर्क को। सबसे ज्यादा चूज करने को बोल सकते हो मोस्ट अडॉप्टेड पाथवे, ये लिख सकते हो आप। मोस्ट अडॉप्टेड पाथवे जो था वो फर्दर स्टडी का था, चाहे वो ग्रेजुएट हो चाहे को क्या बोले वेदर वेदर वो ग्रेजुएट्स हो और पोस्ट ग्रेजुएट्स हो। और जो लीस्ट अडॉप्टेड पाथवे था उसको क्या बोल सकते हैं, वॉलंटरी वर्क, बोथ केसेस में, चाहे वो ग्रेजुएट हो चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट। उसके बाद दोस्तों आपने लिखना है बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ कितना अच्छा होगा, एक बॉडी पैराग्राफ आप बनाओ ग्रेजुएट का, एक बॉडी पैराग्राफ बनाओ आप पोस्ट ग्रेजुएट का। अब ग्रेजुएट के ग्राफ को जब आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे एक तो पैरामीटर आपका मैक्सिमम का ही आ गया और ये दोनों डेटा आपके करीब करीब एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, तो ये दोनों चीजें एक सेंटेंस में कवर कर सकते हो। इसको कैसे बोलोगे, पार्ट टाइम वर्क जो है उसको नंबर 2 पे सबसे ज्यादा फॉलो किया गया, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है इससे ज्यादा दूर नहीं थी, तो कोई ज्यादा डिफरेंस दोनों में है नहीं है। तो करीब करीब जितने लोगों ने पार्ट टाइम वर्क किया उसके आसपास ही स्टूडेंट्स थे जो अनएम्प्लॉयमेंट भी रहे। और उसके बाद जो है एक बहुत ही छोटा प्रोपोर्शन है लेस देन 5,000 जो वॉलंटरी वर्क की तरफ चले गया है। तो करीब आपकी यहाँ पर 3 लाइनें बननी चाहिए मेरे हिसाब से, 3 लाइनों में आप इसको बार ग्राफ को अच्छे से एक्सप्लेन जो है वो कर सकते हो। उसके बाद आपके पास है दोस्तों डेस्टिनेशन ऑफ यूके पोस्ट ग्रेजुएट्स। अब जब आप पोस्ट ग्रेजुएट का डेटा देख रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट के डेटा में इसने देखिए क्या दिया है। पोस्ट ग्रेजुएट के डेटा में इसने लिखा है सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स फर्दर स्टडी की तरफ गए हैं 2008 में। उसके बाद अब जो फर्दर स्टडी है ना उसको बड़े क्लोजली फॉलो किया पार्ट टाइम वर्क वालों ने। यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट जो यूके के कैंडिडेट्स हैं उनमें एक चीज देखने को मिली है, वो क्या मिली है, फर्दर स्टडी जितने लोगों ने अडॉप्ट किया उससे थोड़ा ही कम अडॉप्ट किया पार्ट टाइम वर्क को। और यहाँ पर पार्ट टाइम वर्क और अनएम्प्लॉयमेंट का गैप ज्यादा है। आप देखो ग्रेजुएट के केस में पार्ट टाइम और अनएम्प्लॉयमेंट का गैप ज्यादा नहीं था, लेकिन यहाँ गैप ज्यादा है, यहाँ नोटिसिएबल गैप है। नोटिसिएबल गैप मैं उस गैप को बोलता हूँ जो एकदम से नोटिस में आ रहा है, मतलब अच्छा खासा गैप जिसको मैं बोल सकता हूँ। अच्छे खासे गैप को कंसिडरेबल गैप भी बोल सकते हो, सब्सटेंशियल गैप भी बोल सकते हो। क्लास पूरी की पूरी रिकॉर्ड हो रही है क्योंकि एक स्टूडेंट ने मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि सर आज मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, आप क्लास रिकॉर्ड कर देना। तो ये क्लास मैं या तो यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा या आपसे सम हाउ शेयर करूंगा, क्योंकि जब आप एक चीज को 2 3 4 बार सुनते हैं तो आप उस चीज को अनजाने में अपने माइंड में बिल्कुल जो है वो फिट कर लेते हैं। अच्छा, तो अब मैं बात करता हूँ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के केस में दोस्तों क्या है, यहाँ पर इसने फर्दर स्टडी का ऑप्शन भी लिया है, पार्ट टाइम वर्क का ऑप्शन भी लिया है, और अनएम्प्लॉयमेंट का जो है वो काफी नीचे है उसका जो स्लैब है। और वॉलंटरी वर्क यहाँ पर जैसे ग्रेजुएट स्टूडेंट में वॉलंटरी वर्क बहुत कम था, ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएट में भी वॉलंटरी वर्क जो है वो बहुत कम ही रह रहा है। तो करीब करीब आप देखेंगे ये आप दोनों को एक ही लाइन में कैप्चर कर सकते हो, ये एक अलग लाइन में कैप्चर होगा, ये एक अलग लाइन में, यानी करीब करीब 3 सेंटेंस आपके यहाँ कवर हो रहे हैं, 3 ही सेंटेंस आपके कवर यहाँ हो रहे हैं। यहाँ पर 3 कैसे कवर होंगे, एक सेंटेंस में मैक्सिमम को कवर करो, ये दोनों नजदीक नजदीक हैं इनको एक सेंटेंस में कवर करो, ये सबसे कम है इसको एक सेंटेंस में कवर करो। आप ऐसा कर सकते हैं। अब ये जो मैंने अभी टेक्निक आपको बताई है ये टेक्निक का बताइए जब एक पैराग्राफ में आप ग्रेजुएट को लेकर चलोगे एक में पोस्ट ग्रेजुएट को। अदरवाइज आप एक चीज और भी कर सकते हो दोस्तों, आप इनको इकट्ठा लेके चलो, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट को कंपेयर कर लो, फर्दर स्टडी वालों को दोनों को कम। एक सेकंड के लिए मैं म्यूट पे जा रहा हूं।
चलिए सर, सॉरी फॉर दिस डिस्टरबेंस, किसी स्टूडेंट का ही फोन था। तो यहाँ पर इसने, हाँ, एक तरीका आपका ये भी है कि आपने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को कंपेयर कर लेना है। जैसे फर्दर स्टडी का दोनों का कंपेयर कर दो कि ग्रेजुएट इतने लोग गए, पोस्ट ग्रेजुएट इतने गए। वॉलंटरी का कंपेयर कर लो आप। तो इस केस में आपकी 4 लाइनें बनेंगी। 4 लाइनें कैसे बनेगी? दोनों चारों पैरामीटर्स को आप आपस में कंपेयर कर लो कि फर्दर स्टडी में इतने गए जबकि पोस्ट ग्रेजुएट में इतने गए, अनएम्प्लॉयमेंट में इतने गए जबकि पोस्ट ग्रेजुएट में इतने गए। तो और जब आप ना एक ग्राफ को दोस्तों अच्छे से समझते हो तो आप उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो। तो ग्राफ को अच्छे से अंडरस्टैंड करना, ये इट्स वाइटल, इट्स इसेंशियल, इट्स इंटीग्रल, इट्स रियली ए कॉन्स्पिकुअस इवेंट। हम कई बार क्या करते हैं, ग्राफ को बहुत अच्छे से स्टडी नहीं करते, बस लिखने की करते हैं। वो दैट इज नॉट द राइट वे। आप अच्छे से अंडरस्टैंड करिए ग्राफ को। और यहाँ पर अभी मैंने आपको इंट्रो कैसे बनाना है, ओवरऑल कैसे लिखना है, ये 2 चीजें बताई हैं। और साथ में हमने बॉडी पैरा कैसे बनाना है। और बॉडी पैरा बनाते हुए ना, ये देखो, ये इसने बड़ी कमाल की चीज दे रखी होती है, हर टास्क में लिखी होती है। ये बोलता है कि आपने सिलेक्ट करना है और लिखना है मेन मेन चीजों को, हर एक चीज को नहीं लिखना आपने। जहां आपको लगता है कंपैरिजन कर सकते हो, कंपैरिजन भी कर दो। और एक और सबसे मजे की बात है, राइट एटलीस्ट 150 वर्ड। राइटिंग में अक्सर ऐसा देखा गया है कि बच्चा 150 वर्ड ही बहुत रो धो के लिखता है। ऐसा मत करिए, कम से कम आप 160 170 वर्ड लिखिए, अपनी बात को अच्छे से समझाइए। अभी पिछले 2-3 दिनों में हमारे 2 स्टूडेंट्स के राइटिंग में 7 बैंड आए हैं, जनरल ट्रेनिंग में भी 7 बैंड आए हैं, एकेडमिक राइटिंग में भी 7 बैंड आए हैं। और ये जो है जादू बच्चों ने कर दिखाया, उसके लिए मैं उन दोनों स्टूडेंट्स को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट भी करता हूँ। और पिछले करीब 1-1.5 महीने से हम कॉन्शियसली ऐसा एफर्ट कर रहे थे कि हमारे स्टूडेंट को राइटिंग में भी 7 और 7+ मिले, और बच्चों ने ऐसा परफॉर्म करना शुरू कर दिया। उसका रीजन ये है कि चीजों को अच्छे से लिखना है, क्लियर करना है, और मिनिमम जो वर्ड लिमिट है उससे ज्यादा लिखना है। क्योंकि जब आप मिनिमम वर्ड लिमिट ही फॉलो करते हो, इसका मतलब है आपने जैसे तैसे करके बस वहां तक का टारगेट अचीव किया। जबकि ये बोल रहे हैं कम से कम इतना तो लिखिए, आप उससे ज्यादा आप जितना मर्जी लिख सकते हो। अच्छा, अब मैं एक स्टेप और आगे आपको लेकर चलता हूँ। टास्क 2 जो है आज का हमारा, वो क्या है दोस्तों? टास्क 2 देखते हैं, इसकी स्टेटमेंट मैं पढ़वा लेता हूँ। इसकी स्टेटमेंट जतिन भाई आपसे पढ़वा लेता हूँ। जतिन, एक बार स्टेटमेंट देखिए क्या है इसकी, टास्क 2 की। Countries are becoming more and more similar because people are able to buy the same product anywhere in the world. Do हम्म। you think this is a positive or negative development? हाँ, यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दिया जतिन जी, थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग इट। ये बोल रहा है जो कंट्रीज हैं, चाहे वो इंडिया है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, स्पेन है, पोर्चुगल है, ये एक दूसरे के जैसी होती चली जा रही हैं और कोई ज्यादा डिफरेंस इनमें नहीं रह रहा है। और उसका रीजन इसने क्या दिया? बिकॉज, कहता है क्योंकि लोग आज की डेट में हर चीज दुनिया में कहीं मर्जी खरीद ले। जैसे नाइकी है, रिबोक है, एप्पल है, सैमसंग है, एलजी है। इन कंपनी की चीजें आप इंडिया से भी ले सकते हो, जापान से भी ले सकते हो, हांगकांग से भी ले सकते हो, इसराइल से भी ले सकते हो, आप इनको मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से भी ले सकते हो। तो यानी कंट्रीज आपस में सेम होती चली जा रही हैं। काफी हद तक ये सही बात भी है, क्योंकि जो ऑनलाइन सॉरी जो ऑफलाइन स्टोर्स हैं, या ऑनलाइन भी कह सकते हो, वो लगभग लगभग हर जगह अवेलेबल है। तो वो चीजें कहीं से भी बंदा जो है परचेज कर सकता है। तो अब ये बोलता है क्या ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है? अब जब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इसने लिखा है और का मतलब है या तो ये पॉजिटिव में बताना है आपने, या आपने बताना है नेगेटिव में। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसीजन लेना है दोस्तों कि क्या आप इसको पॉजिटिव में लिखेंगे या आप इसको नेगेटिव में लिखेंगे। मान के चलते हैं इसको पॉजिटिव में लिख रहे हैं। तो जब आप इसको पॉजिटिव में लिख रहे हो तो फिर आपको पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। कौन कौन से पॉइंट लिखेंगे? अब आप चाहें तो कॉपी पेन भी उठा सकते हैं, और आप चाहें तो मेरी बात को कॉन्शियसली लिसन भी कर सकते हैं। अब मान के चलता हूं मैं ये पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, तो पॉजिटिव में तो मुझे इसके प्लस पॉइंट्स लिखने होंगे। जैसे पहला प्लस पॉइंट तो मैं यही लिख सकता हूं कि इसकी वजह से क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ओमनी प्रेजेंट हो गए हैं। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है हर जगह अवेलेबल होना। तो यानी कि वाइडली अवेलेबल हो गए। मैंने एक वर्ड बोला है ओमनी प्रेजेंट, एक बोला वाइडली अवेलेबल। क्योंकि कोई भी क्वालिटी प्रोडक्ट है वो आज की डेट में हर कंट्री में अवेलेबल है, तो वहां के
लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट्स का क्या मिल गया है, एक्सेस मिल गया है। एक्सेस की स्पेलिंग है ACCESS। तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स अब ऐसा नहीं है कि आपको यूएस जाना पड़ेगा तभी आपको क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट मिलेगा। आप उसको किसी दूसरे कंट्री में बैठे हुए भी उस प्रोडक्ट को एंजॉय कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो क्या हुई है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स का जो एक्सेस है वो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हो गया है, क्योंकि कंट्रीज अब सिमिलर हो रहे हैं और हर जगह आपको वो प्रोडक्ट अवेलेबल है। और इसका आप एग्जांपल क्या दे सकते हैं दोस्तों, आप एग्जांपल अपनी जनरल, अपनी पर्सनल लाइफ से भी दे सकते हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले मेरे एक दोस्त हैं जो कनाडा स्टडी वीजा पर गए थे और वो नियाग्रा कॉलेज में गए थे। उन्होंने वहां जाकर एक एप्पल का जो है मैकबुक खरीदा और मैकबुक का मॉडल ABC कुछ भी था। और कुछ टाइम के बाद मैं एक बार गुड़गांव में गया हुआ था, वहां पर एक एम्बियंस मॉल में, और वहां मैंने सेम मॉडल जो है वो देखा और मैंने भी बाय किया, क्योंकि मेरे दोस्त ने उस मॉडल की काफी फीचर्स मुझे बताई थी। तो दोनों जो है एपिसोड से ये क्लियर हुआ कि जो मैकबुक कनाडा में अवेलेबल है वही मैकबुक आज की डेट में गुड़गांव इंडिया में भी एप्पल के शोरूम में या किसी इलेक्ट्रॉनिक जो है स्टोर में अवेलेबल है। तो इससे फायदा ये हुआ कि मुझे अगर एक अच्छा प्रोडक्ट लेना है तो आई डोंट नीड टू वेट टू गो टू कनाडा, आई कैन बाय इट इवन बाय स्टेइंग इन माय होम कंट्री। विच प्रूव्स आवर पॉइंट कि आज की डेट में क्वालिटी प्रोडक्ट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, और चीजें जितनी सिंपल लिखेंगे, जितना इजी टू अंडरस्टैंड लिखेंगे, उतना बैंड स्कोर ज्यादा आएगा। जितना राइटिंग को हॉच पॉच करोगे, जितना उसको मुश्किल बनाओगे, उतना ही बैंड आने मुश्किल हो जाएंगे। टीचर को आपका ऐसे पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि आप लिखना क्या चाह रहे हो, तो समझो आपने बैंड स्कोरिंग चीजें लिखी है। दूसरी चीज पॉजिटिव में क्या लिख सकते हो, आप दूसरी चीज पॉजिटिव में आप ये लिख सकते हो कि जो है हर जगह अब एक ही तरह के प्रोडक्ट अगर अवेलेबल है वर्ल्ड में, तो सभी लोगों के पास जो है वो सीखने का, ग्रो करने का, अच्छे प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करने का इक्वल अपॉर्चुनिटी है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, एक डेवलपमेंट भी हर एक कंट्री की आगे निकलेगी। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि कुछ कंट्रीज के पास तो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं तो वहां पे जो है लोग ज्यादा ग्रो करते हैं, लोगों की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, या लोग जो है ज्यादा सुपीरियर लाइफ जी रहे हैं, तो वो चीज अब कहीं ना कहीं जो है वो कम हो रही है या खत्म हो रही है। हर जगह अच्छे प्रोडक्ट्स का एक्सेस है, तो वहां पे स्टूडेंट्स हो गए या वहां पे जॉब करने वाले हो गए, यंगस्टर्स हो गए, तो उनको भी अच्छी चीजों का जो है वो अवेलेबिलिटी है, तो वो भी ज्यादा इससे ग्रो कर सकते हैं। मतलब हम ये नहीं कह सकते अच्छे गैजेट आपको यूएस में मिलेंगे, आपको वो कहीं भी अवेलेबल है। तो जो यंगस्टर्स हैं वो कहीं पर भी बैठकर कुछ भी नई चीजें कर सकते हैं, कहीं पर भी जो है लोग बैठकर अच्छी चीजों को एंजॉय कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट का डिफरेंस है वो कम होगा। कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह सकते कि बड़े कंट्रीज में ज्यादा ग्रोथ है। अब हर कंट्री में जब हर चीज अवेलेबल है तो वहां के लोगों के पास भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है, तो उस सेंस में भी ये बड़ा पॉजिटिव जा रहा है। और तीसरी चीज ये भी है, जब हर कंट्री में सेम प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे तो सभी लोग मिलकर एक टीम के तौर पर काम कर पाएंगे, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस नहीं होगा। कहीं ना कहीं उसमें ये डिफरेंस नहीं होगा कि यार इन कंट्रीज में तो ये चीजें अवेलेबल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का एक बेहतर एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, और ये सब चीजें ग्लोबलाइजेशन के चलते ही पॉसिबल हो पा रही हैं कि हर एक कंट्री जो है अब ग्लोबलाइजेशन कर्व में आ रहा है और एक कंट्री का प्रोडक्ट हर कंट्री तक जो है वो इजीली ट्रेवल कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड जो है एक ग्लोबल विलेज बन गया है, और वर्ल्ड जो है वो कहीं ना कहीं मतलब एक्सपैंड हुआ है और हर अच्छी चीज हर जगह अवेलेबल हो रही है। इस सेंस में जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ लेकर जा रहा हूं। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इसी ऐसे को अगर आप 7 बैंड पे लेकर जाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप 3 पॉइंट लिख सकते हो और तीनों पॉइंट को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। वहां पर ये फॉर्मेट नहीं है कि आपने 1 2 3 4 ही करना है, आप एक पैराग्राफ में 5 6 लाइनें भी लिख सकते हो, बड़े अच्छे से अपनी बात को समझा सकते हो। एक्सप्लेन भले 2 सेंटेंस में कर दो, एग्जाम्पल एक ही छोड़ दो, अपना पॉइंट रखो, एक पैराग्राफ में एक ही पॉइंट रखो आप। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने 250 वर्ड ही लिखने हैं, 250 तो मिनिमम वर्ड है। आप 300 वर्ड लिख सकते हैं, 280 वर्ड लिख सकते हैं, 320 वर्ड लिख सकते हैं। मतलब अपने टॉपिक को एंजॉय करिए और बड़े अच्छे से अपनी चीजों को समझाइए, और हर पैराग्राफ में एक एग्जाम्पल डालिए। कोई भी पॉइंट आप लिख रहे हैं उसको एग्जाम्पल के साथ लिखिए। कनेक्टर्स को जरूर यूज करिए। कनेक्टर्स का मतलब होता है आप एग्जाम्पल दे रहे हैं तो आप एग्जाम्पल देने से पहले लिख लें फॉर एग्जाम्पल,
आप किसी चीज को समझा रहे हैं तो आप लिख लें सच सच एज लिख लें, या टू गिव इट ए पर्सपेक्टिव लिख लें। कोई चीज शुरू कर रहे हैं तो आप लिख लें टू बिगिन विद, टू स्टार्ट विद, या आप लिख लें इन द स्टार्टिंग, इनिशियली, द फर्स्ट पॉइंट इज, या यूं लिख लें व्हाई इट इज पॉजिटिव, द फर्स्ट रीजन इज। तो इस तरह की चीजें लिखने से क्या होता है, आपकी राइटिंग के अंदर एक फ्लूडिटी आ जाती है, कॉन्टिन्यूटी आ जाती है, आपकी राइटिंग में पढ़ने वाले को भी एक कंटिन्यूटी दिखाई पड़ती है। जब आप इसका जो है कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूजन में भी आप लिख सकते हैं कि इन द एंड आई हैव डिस्कस्ड व्हाई इट इज ए पॉजिटिव डेवलपमेंट। तो आप इसमें बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट क्यों है। इंट्रोडक्शन जब आप लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले इस सेंटेंस को पैराफ्रेज कर सकते हैं। आप इसको पैराफ्रेज करेंगे, उसके बाद आप बिल्कुल साफ साफ मेंशन कर दो इंट्रो में ही कि ये पॉजिटिव क्यों है या ये नेगेटिव क्यों है। पॉजिटिव है तो इसके 3 रीजन कौन से हैं, नेगेटिव है तो इसके 3 रीजन कौन से हैं। और जब भी आपको कोई ऐसे की स्टेटमेंट में डाउट हो तो मैं एक चीज और रिकमेंड करूंगा, जो मैं खुद अभी भी करता हूं, कि उस ऐसे को आप गूगल पे चले जाओ, टाइप कर दो, आपको इतनी सारी वेबसाइट्स, इतने ब्लॉग पेजेस मिलेंगे, इतने फेसबुक इंस्टाग्राम पेजेस मिलेंगे जहां सेम स्टेटमेंट को लिखा होगा। तो आप बाकी लोगों के ओपिनियन भी देख सकते हो कि बाकी लोग इस चीज को कैसे समझा रहे हैं। हो सकता है पॉजिटिव डेवलपमेंट में हमने कोई ऐसी चीज स्किप कर दी हो जो बहुत ही ज्यादा कॉमन हो, पर अभी हम ऑन द स्पॉट ना सोच पाए हो, तो वो एक नया रेफरेंस अपने को मिलेगा। या नेगेटिव में हो सकता है ज्यादा आपको अच्छे पॉइंट मिले। मतलब एक स्टेटमेंट पर थोड़ा रिसर्च भी करें। और आईएलटीएस की राइटिंग में कोई बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स नहीं है कि आपको की करीब करीब 100 स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेंगी। कुछ जो है 15-20 स्टेटमेंट ऐसी हैं जो बार 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 एग्जाम में रिपीट होती हैं, तो उनको एक बार आपने अंडरस्टैंड किया तो आपका ब्रेन अच्छे से जो है उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएगा। तो हमने इस एस्से पर काफी बातचीत कर ली है। मैं चाहूंगा कि आप ये एस्से लिखें आज और मुझे भेजें, ताकि मैं आपका एस्से जो है वो चेक भी कर पाऊं। अभी मैं इस क्लास को तो रोकता हूं और फटाफट से रीस्टार्ट करता हूं। आपने मुझे कुछ भी राइटिंग का मेल किया, मैं आपका पहले राइटिंग टास्क चेक करूंगा, आपको फीडबैक दूंगा और फिर स्पीकिंग की तरफ लेकर चलूंगा। तो फिलहाल मैं इस क्लास को यहाँ पर रोक रहा हूँ। थैंक यू सो मच, आप मुझे रिज्वाइन कर दीजिए।